देश में अनलॉक 1 के 7 दिन बाद 8 जून से धार्मिक स्थल खुल गए हैं, जिससे नगर मुख्यालय स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों में पूजा इबादत करने श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रारंभ हो गई है। मंदिर प्रबंधन द्वारा शासन की गाइडलाइन के अनुसार श्रद्धालुओं से पूजा इबादत करने, मास्क लगाकर रहने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। धार्मिक स्थल खुलने के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की उपस्थिति कम देखी गई। शासन के निर्देशानुसार पूजा अर्चना के दौरान मंदिरों में घंटी सुनाई नहीं दी। इस दौरान श्री शिव साई मंदिर के पुजारी पंडित महेंद्रदास वैष्णव ने बताया कि 84 दिन के बाद मंदिर का पट खोला गया है। मंदिर में बाहर से आने वाले सभी भक्तों को पहले साबुन व हैंड वॉश से हाथ धुलाकर अंदर प्रवेश दिया जाएगा और 2 गज की दूरी के डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। बाबा को जो प्रसाद चढ़ाया जाएगा वह थाली के द्वारा भगवान के चरणों तक पहुंचेगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। मंदिर में किसी तरह के भंडारे व महाप्रसाद, हवन पूजन वर्जित रहेगा। आज श्री शिव साई मंदिर पूरे 84 दिनों बाद खोला गया है। भगवान भोलेनाथ के दिन सोमवार से प्रारंभ हुआ है। इसमें आने वाले भक्तों को बाहर से आए हुए सभी भक्तों के द्वारा साबुन और हैंड वॉश से पहले हाथ धुला करके अंदर प्रवेश किया जाएगा और 2 गज की दूरी का डिस्टेंस पालन किया जाएगा। भगवान को जो प्रसाद चढ़ेगा वो थाली के द्वारा ही बाबा तक पहुंचेगा और बाबा के चरणों में समर्पित होगी। हम बाबा साईं से सभी देशवासियों के लिए कोरोना इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए जितने भी प्रकार के नियम हैं उन सभी का हम पालन कराने का संकल्प करते हैं। इस बारे में हनुमान चौक स्थित दुर्गा मंदिर के सदस्य संजय कोहली ने बताया कि मंदिर में महत्वपूर्ण अवसर में भीड़ के समय सोशल डिस्टेंस बनाना आवश्यक है। मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों को सैनिटाइजर व हाथ धुलाकर ही प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर के पुजारी को निर्देश दिया गया है कि किसी को तिलक न लगाएं व प्रसाद का वितरण न किया जाए। कोरोना को देखते हुए मंदिर खुलने व बंद करने का समय परिवर्तित कर दिया गया है। मंदिर सुबह खोला जाएगा और 7 बजे आरती की जाएगी और 12 बजे बंद किया जाएगा। इसके बाद शाम 4 बजे मंदिर खुलने के बाद रात्रि 8 बजे मंदिर बंद कर दिया जाएगा। इसके पूर्व मंदिर रात 10 बजे तक खुले रहती थी। मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था तो यह है कि वैसे जब भीड़ का वक्त रहता है, आरती का वक्त रहता है, उस समय सोशल डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि जो भी सदस्य आएँ वो या जो भी श्रद्धालु आएँ वो अपना हाथ धो करके ऊपर जाएँ। सैनिटाइज की व्यवस्था भी है। दूसरा ये है कि मंदिर में जितनी भी घंटियाँ उनको लाल कपड़े से बांध दिया गया है कि जिससे कोई उसको छुए और छूने के बाद फिर किसी दूसरे पे कहीं कोरोना वगैरह फैले ना। और पंडित जी को विशेष हिदायत दी गई है कि किसी को टीका वगैरह ना लगाए हो, ना ही किसी को प्रसाद बांटे, ना ही किसी से प्रसाद चढ़ाने के लिए ले। सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए मंदिर खोला गया है। आज पहला दिन तक कितने भक्तों ने आज दर्शन दिया? वैसे आमतौर पे यदि कोई विशेष पर्व नहीं हो तो प्रतिदिन 100-150 श्रद्धालु आते हैं। तो अभी तो टाइमिंग इनका बदल गया है, क्योंकि अभी टाइमिंग जो इसका है सवेरे 7 बजे आरती होती है, उसके बाद 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर शाम को 4 बजे खुलता है और 10 बजे बंद होता था पहले, अब 8 बजे बंद हो जाएगा। टाइमिंग चेंज कर दी? जी हाँ, 8 बजे बंद हो जाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे आप जो भक्त लोग यहाँ आएंगे उनसे? हैं जी, जो भक्त दर्शन करने आएंगे उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप सब? हाँ, उनसे यही कहेंगे कि जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं मापदंड उसका वो भी पालन करें। और हमने उनके वो पालन करने के लिए वहाँ बैनर वगैरह लगा दिया गया कि जिससे वो पढ़ करके उसके हिसाब से सोशल
डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करें और तकलीफ ना हो जिससे दूसरे को, और ना ही ये बीमारी फैले, क्योंकि अपना बालाघाट जिला वैसे भी काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा है और अपन उम्मीद करेंगे कि ये आगे भी अच्छा रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 3 मरीजों की दूसरी जांच रिपोर्ट 8 जून को नेगेटिव प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप इन 3 मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस संबंध में सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव 5 मरीजों में से 4 के सैंपल दूसरी बार जांच के लिए जबलपुर लैब भेजे गए थे। इनमें से 3 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि पहले से भर्ती 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसमें बेनी के 2 और मोहझरी का 1 मरीज शामिल है। इन तीनों मरीजों को आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए केवल 2 ही मरीज शेष रह गए हैं। इनमें से 1 ग्राम भजिया दंड का और 1 ग्राम बेनी का है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि आईसीएमआर लैब जबलपुर से 7 जून को देर रात 34 और 8 जून को सुबह 20 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से केवल 1 सैंपल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और ये पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज के द्वितीय सैंपल की रिपोर्ट है। शेष सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस प्रकार बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव कोई नया मरीज नहीं मिला है। वर्तमान में केवल 2 मरीज ही कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार किया जा रहा है। ये दोनों मरीज भी स्वस्थ हैं और अच्छी स्थिति में हैं। यादव समाज व कृष्ण भक्तों ने कथावाचक मुरारी बापू द्वारा कृष्ण भगवान पर अभद्र टिप्पणी करने पर रोष व्याप्त है। इसी को लेकर यादव समाज युवा संगठन बालाघाट व कृष्ण भक्तों ने आज सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कथावाचक के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एसपी को ज्ञापन पत्र सौंपा है। सोमवार को यादव समाज और कृष्ण भक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण आराध्य देव हैं, जिनकी पूजा भक्ति सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में की जाती है। जिनकी पूजा भक्ति हिंदू ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग करते हैं। ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में कथावाचक मुरारी बापू द्वारा कृष्ण भगवान और उनके परिवार पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कथावाचक ने भगवान को धर्म स्थापना न कर पाने और उनके बड़े भाई बलराम को नशेड़ी और अय्याश बताया था। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के परिवार को छेड़छाड़ करने वाला बताया, जो कि संपूर्ण यदुकुल और समस्त कृष्ण भक्तों को आहत करने का प्रयास है। ये भी कहा कि इस तरह की टिप्पणी से सर्व समाज में रोष व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जैसे ग्रंथ को सभी की भलाई के लिए और धर्म स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर संदेश के रूप में बताया था, जिससे सभी को जीवन के प्रत्येक पहलू को सत्यनिष्ठा से जीने और धर्म का पालन करने की सीख दी जाती है। यादव समाज युवा संगठन बालाघाट के लोगों ने शिकायत दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की मांग की। आज आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे, क्या मांग को लेकर ज्ञापन सौंप रहे? आज यहाँ पे यादव समाज के लोग माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास में पहुँचे हैं। जो संत मुरारी बापू ने श्री कृष्ण को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, उसको पूरा सारा यादव समाज और हिंदू धर्म के जितने लोग हैं पूरे विश्व के आक्रोशित हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि सामूहिक रूप से वो मंच पर आए और माफ़ी मांगे। उनने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, जो गीता को हमारे कोर्ट और कचहरियों में एक पवित्र ग्रंथ के नाम से माना जाता है, उस ग्रंथ का अपमान किया है। जबकि यादव समुदाय ने, चाहे वो रेजांगला का युद्ध हो या फिर सांसद भवन पर हमला या ताज होटल पर हमला, हमेशा आगे आकर अपनी कुर्बानी दी है और हमेशा धर्म के लिए, समाज के लिए और देश के लिए हमेशा आगे रहें। तो मैं चाहता हूं कि सारे लोग इसका विरोध। इस दौरान यादव समाज युवा संगठन के जिला अध्यक्ष मतेश यादव, सचिव मानिक यादव, कोषाध्यक्ष विक्की यादव, उपाध्यक्ष शिवशंकर यादव, पंकज यादव, राजू यादव, सत्येंद्र यादव, विकास यादव, अंकुश यादव, मोहित यादव सहित सैकड़ों सामाजिक बंधु उपस्थित थे।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गरीब विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क माफ करने व रूम किराया माफ कर छात्रवृत्ति का भुगतान तत्काल कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने से छात्र छात्राओं के परिवार को भी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। शहर में कमरा किराए से लेकर रहने वाले छात्र छात्राएं लॉकडाउन में अपने गांव वापस चले गए हैं, लेकिन मकान मालिक द्वारा रूम का किराया देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक सुमित भगत ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च से लॉकडाउन होने से लोगों का रोजगार और काम बंद था, जिससे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि महाविद्यालय और विद्यालय के विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी परीक्षा शुल्क, सेमेस्टर शुल्क और रूम किराया माफ किया जाए और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तत्काल प्रदान की जाए, जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारे महाविद्यालयों में सेमेस्टर शुल्क लग रही है, वो सेमेस्टर शुल्क विद्यार्थियों की माफ़ की जाए और आने वाले समय में जो अभी रूम किराया जो विद्यार्थियों को लग रहा है जो नहीं दे पा रहे हैं, जो अक्षम विद्यार्थी जो किराया नहीं दे पा रहे, तो वो विद्यार्थियों का किराया माफ़ किया जाए और जो छात्रवृत्ति हो छात्रवृत्ति जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों के खाते में प्रदान की जाए। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस चीज़ से हमारे यहाँ किराए को लेकर परेशान हो रहे हैं? हमारे यहाँ करीब 2300 से 2400 ऐसे विद्यार्थी जो किराए को लेकर परेशान हैं। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन होने से विवाह, सामाजिक, राजनीतिक व अन्य समारोह के आयोजन नहीं होने से डेकोरेशन, डीजे धुमाल, बैंड पार्टी, घोड़ी वाले सहित शादी हॉल व लॉन संचालकों को आर्थिक तंगहाली से जूझना पड़ रहा है। शासन प्रशासन द्वारा जीविकापार्जन के लिए इनके लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की है। 8 जून को वारासिवनी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के करीब आधा दर्जन से अधिक टेंट व्यवसायियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे टेंट व्यवसायी राधेश्याम राणा ने कहा कि शासन द्वारा विवाह कार्यक्रमों में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा रही है, जिसमें टेंट लगाने की भी अनुमति दी जाए, जिससे हम अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। आज यहाँ कलेक्ट्रेट आए, आप लोग क्या मांगों को लेकर आए? हम ये मांग लेके आए हैं कि जैसे कि अभी 50 लोगों की 8 तारीख से परमिशन दी जा रही है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो टेंट वाले भाई लोग भी हैं गांव में टेंट लगा रहे हैं लेकिन बहुत तकलीफ जा रही है, तो उसमें भी परमिशन इशू कर दी जाए, तो उसमें कम से कम 1-2 लोग भले आर्थिक सहायता न मिले लेकिन काम चालू हो जाए। यही मांगों को लेकर। वहीं वेद प्रकाश दांद्रे ने कहा कि इस वर्ष शादी के सीजन में ही लॉकडाउन होने और विवाह समारोह में टेंट लगाने की अनुमति नहीं मिलने से जीवन यापन करने संघर्ष करना पड़ रहा है। इस संकट की घड़ी में शासन प्रशासन से कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। उन्होंने शासन से आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। हम ये मांग लेकर आए हैं कि हम टेंट चलाते हैं और विवाह संबंधित जो टेंट लगा रहे थे और हमको अनुमति नहीं दी जा रही है कि विवाह वालों को 50 व्यक्ति का विवाह करने के लिए अनुमति दी जा रही है, तो हम भी बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी कुछ शुल्क मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, हमको भी सहायता मिल जाए टेंट लगाने का। कौन से गाँव से आए आप लोग? मैं ग्राम नारवंज पार वेद कुमार दांद्रे। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, हर एक किसी को प्रॉब्लम होगी। हाँ, इस प्रकार की प्रॉब्लम है सभी को। ठीक है, तो हम आज मांग करने आए, निवेदन मांग करने आए। इस दौरान ओमकार दांद्रे, हंसराज हरदे, वेद कुमार दांद्रे, सुनील बिसेन सहित अन्य मौजूद रहे। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत कायती ग्राम पंचायत के बनिया टोला में 8 जून की सुबह एक मालवाहक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। सोमवार की प्रातः लगभग 7:30 बजे हुई इस घटना में चालक परिचालक बाल बच गए। बताया जा रहा है कि बालाघाट के नगपुरे ट्रांसपोर्ट का यह ट्रक है। घटना के संदर्भ में मालवाहक के चालक अर्जुन नगपुरे निवासी बालाघाट ने बताया कि उनका ट्रांसपोर्ट का कार्य है। 8 जून की सुबह वो अपने अशोक लीलैंड कंपनी के मालवाहक क्रमांक MP50G2241 से बालाघाट से किरनापुर सामान भरकर कटंगी जा रहे थे। इस दौरान ग्राम कायदी के आगे बनिया टोला के पास लेफ्ट साइड का टायर फट जाने की वजह से मालवाहक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। शुक्र ये रहा कि इस हादसे में गाड़ी चला रहे अर्जुन और उसके पिता मदन लाल को कोई चोट नहीं आई। दोनों ही बाल बच गए।
दुर्घटना से मालवाहक में रखा किराना सामान अस्त व्यस्त हो गया, जिसे एक अन्य वाहन से भिजवा दिया गया। गाड़ी कैसे पलट गई? गाड़ी का ये लेफ्ट साइड का टायर फूटने की वजह से गाड़ी अनबैलेंस होकर पलट गई उस जगह पे। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? कटंगी। कटंगी। कितने बजे की घटना है? जी कितने बजे की घटना? ये सुबह करीबन 7:30 8 बजे। 7:30 8 बजे। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? सिर्फ मैं और पापा। आप और